देवेंद्र फडणवीस जी, अध्यक्ष बावनकुले जी, आदरणीय शांतक्का जी, सम्मानित मंच और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज हम सब जिस महापुरुष की गौरव की यात्रा के इस अवसर पर एकत्र हुए हैं, वह व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्र के इस गौरव के अभियान का सूत्रपात किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो एक नहीं अनेक आयामों पर राष्ट्र के सम्मान और गौरव के उत्थान में अपनी भूमिका निभाते हैं। वीर सावरकर जी उस बिरले प्रकृति के महापुरुष थे। ये बताइए, जब उन्होंने 1907 में यह कहा था कि 1857 को प्रथम स्वातंत्र समर कहा था, तो मैं विनम्रता से पूछता हूं कि आज जो लोग भाषण देने की बात कर रहे हैं, क्या इनमें से किसी ने उससे पहले 1857 को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तब ये सब कोई सिपाही विद्रोह, कोई म्यूटनी, कोई रिवोल्ट बोलते थे। परंतु ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि 1857 के स्वातंत्र समर का सूत्रपात भी इसी महाराष्ट्र की धरती से हुआ था, जब नाना साहब पेशवा जी उसके मुख्य रणनीतिकार थे। चीफ एग्जीक्यूटर तात्या टोपे जी थे और सबसे प्रमुखता से जिनका स्मरण किया जाता है रानी लक्ष्मीबाई जी यहीं के थे। और उसे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष के रूप में भारत के स्वतंत्रता अभियान में लाने वाले भी वीर सावरकर जी यहीं पे थे। अब आप सोचिए, आज एक और मामले में बहुत अद्भुत दिन है। आज 4 अप्रैल का दिन है, भगवान महावीर की जयंती है। आप सोचिए कि वीर का भी पर्व है और महावीर का भी पर्व है। भारत की सनातन यात्रा के प्रतीक भगवान का भी पर्व है और आधुनिक गौरव के उन्नायक एक महानायक का भी पर्व है। और आप ये भी बात सोचिए, कैसा अद्भुत संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग आज सावरकर जी के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि काल चक्र की गति क्या थी। 100 वर्ष पूर्व का समय और आज इतना बड़ा परिवर्तन आया कि बताइए, ये नागपुर की धरती जहां हम खड़े हुए हैं, यहां एक और संयोग है कि राष्ट्रवाद के विशाल वट वृक्ष के बीज का आरोपण भी इसी धरती से हुआ था, जो आज पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विराट रूप में उगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी आप एक संयोग समझिए, जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, तो 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए थे और 18 मई 2014 को लंदन के प्रमुख अखबार द गार्डियन, ये लंदन को इसलिए कोट कर रहे हैं कि जो सेंट में चंदन मिलाने लंदन गए थे उनको ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो द गार्डियन ने अपने संपादकीय में लिखा था कि 16 मई 2014 should be remembered in Indian history as the day on which Britishers finally left India। आप सबको याद हो कि 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत की पहली संविधान सभा बैठी थी, तो नेहरू जी का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसकी पहली लाइन थी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी हिंदी में कहेंगे तो नियति के साथ मिलन। गार्डियन लिखता है कि 16 मई 2014 इज द सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इन इंडिया। यह भारत का दूसरी बार नियति के साथ मिलन था। उसका कारण क्या था? वो कहता है कि स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो प्रेरणा में, विचार में, मानसिकता में
ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश औपनिवेशवादी विरासत का प्रतीक था। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसमें कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, जो अपनी प्रकृति, विचार और उत्पत्ति में पूर्णता भारतीय है। मगर इसमें भी मैं संयोग क्यों बता रहा हूं? मोदी जी ने शपथ ग्रहण की 26 मई 2014 को, और शपथ ग्रहण करने के बाद जब वो संसद में गए तो संयोग देखिए कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन होता है। तो संसद भवन में पहले महापुरुष जिनके ऊपर माल्यार्पण करने का संयोग बना तो वो स्वतंत्र वीर सावरकर थे। तो आप ये समझिए कि राष्ट्रवाद का बीज जहां से शुरू हुआ था, जब राष्ट्रवाद की वह सत्ता प्रखरता के साथ उभरी, तो यह संयोग ही था कि सावरकर जी के चित्र पर माल्यार्पण करके उठी। परंतु सावरकर जी उन लोगों में से थे जिन्होंने फूलों के हार की अपेक्षा नहीं की थी, जिन्होंने जीवन में सिर्फ अंगारों का हार ही देखा था। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ते हुए, काला पानी की दुर्धर्ष सजा को देखते हुए, और उसके बाद यदि दुखद रूप में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भी छल के द्वारा, झूठे आरोपों में पुनः सरकार के द्वारा दंडित करने का प्रयास किया गया, और उनके छोटे भाई नारायण सावरकर जी की उसी हिंसा में अंततः उसी के कारण मृत्यु हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ब्रिटिश काल में भी इतना कष्ट सहा हो और स्वतंत्र भारत के बाद भी सहा हो। परंतु मैंने कहा ना, वो अंगारों का हार लेकर चले, और जो फूलों के हार जिनको मिलते हैं वो तो तब होता है जब इतिहास बदल जाता है, पर अंगारों का हार उनका होता है जो इतिहास को बदलते हैं। तो मैं सावरकर जी के लिए कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। और आपने देखा कि वो इतिहास का बदलाव दिखाई पड़ा, और फिर आप ये समझिए बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं आया, देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है कालचक्र की गति का, कि अब नया संसद भवन भी बन रहा है और भव्य श्री राम मंदिर भी नया स्वरूप धारण कर रहा है। ये दोनों का एक साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। अब मैं वहां पे कहता हूं कि जब पहले चित्र पे माल्यार्पण किया संसद भवन में, और उसी कालखंड में मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार में नया संसद भवन बन रहा है, तो जानते हैं बाकियों के कलेजे पे सांप क्यों लौट रहा है? अरे ये तो वो थे जो कोर्ट में गए थे कि संसद भवन के ऊपर के शेर बड़े आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इनको शेर भी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर अफसोस कि अब शेर शेर जैसे लगने लगे हैं, और शेरों की संख्या भी भारत में बढ़ने लगी है, और नई भारत के संसद के ऊपर भी शेर प्रखरता से दिख रहे हैं। सावरकर जी ने जिन विचारों को रखा था उसका प्रतीक स्वाभिमान के साथ अब नया भारत नए स्वरूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात देखिए, जो ये लोग प्रचारित करने का प्रयास करते हैं कि सावरकर जी ने हिंदुत्व का विषय दिया, और हिंदुत्व का विषय तो सिर्फ सावरकर जी ने दिया, 100 साल पुराना था। मगर ये बताइए, जो लोग ये कहें कि हिंदुत्व का विषय सिर्फ 100 वर्ष पुराना था, मुझे लगता है कि उन्हें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है। और कम से कम महाराष्ट्र की धरती पे आकर अगर वो देखें तो 350 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो हिंदवी स्वराज्य बना था, और उसके बाद जो हिंदू पद पातशाही के रूप में कर्नाटक आज से लेके और आज के पानीपत तक जो साम्राज्य था, अगर किसी को उसमें हिंदुत्व नजर नहीं आता था तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए जहां से वीर सावरकर जी प्रेरणा लेते थे, उनके राज कवि भूषण ने क्या कहा था कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राखो धोनी में।
अब अगर हिंदू और हिंदुआनी शब्द में आपको हिंदुत्व तो समझ में नहीं आता तो मुझे लगता है कि उनकी बुद्धि के ऊपर तरस आने की बात है। और इतना ही नहीं, देखिए समय कैसा बदला है कि शिवाजी के कवि भूषण ने शिवाजी के लिए एक और बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम धर निज रसना सुधर में। रसना जीव को कहते हैं, यानी अपनी जिह्वा पर भगवान राम का नाम रखकर मुगलों को मरोड़ कर, और औरंगजेब का एक नाम था ना पातशाह गाजी जिंदा पीर, उनको मरोड़ कर और मुगलों को मोड़ कर रखा। और आगे उन्होंने लिखा, मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख रच निस रसना सुधर में, और देव राखे देवल में, देव राखे और बैरिन की हद रखी देग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर। आज यही हो रहा है, राम का नाम हमारी जिह्वा पर, सारे भारत के बैरी अपने हद में, और अपना अपना स्वधर्म हमारे घर में और हमारे हृदय में। और संयोग देखिए, कल ही निर्णय आया है कि अब एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से भी मुगलों वाला चैप्टर डिलीट हो रहा है। और अनेक राज्य सरकारों ने भी किया है। और मैं तो जहां उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, वहां घोषणा कर दी गई है कि अब मुगलों का चैप्टर बंद। और यह भी संयोग देखिए कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी मुगल उद्यान हो गया है। तो मुझे लगता है जब ये सब कुछ होना था, तो जो वीर सावरकर जी ने 100 वर्ष पूर्व स्वप्न देखा था कि भारत उस गौरव के साथ उभरता खड़ा होगा, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। परंतु मैं ये अभी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि भाई इन लोगों का नारा है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। पर रामलला का मंदिर कोई इमारत नहीं थी, और उसके निर्माण का काल एक कालचक्र की गति थी, कोई तारीख नहीं थी। अब आप देखिए, शायद भगवान का मंदिर इंतजार कर रहा था कि जब भारत इस स्थिति में स्वाभिमान के साथ होगा, तो भारत के स्वाभिमान की पताका और राम मंदिर की पताका एक साथ ऊपर आएगी। और यह भी देखिए, भगवान राम यदि रावण को मारकर ही धर्म की स्थापना होनी थी तो बहुत सहज था, अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, सेना लेके जाते, रावण को मार देते। पर क्या उससे धर्म की स्थापना होती? नहीं। जनता में विश्वास नहीं आता, क्योंकि लोग कहते आप तो राजा थे, आपने के पास क्षमता थी, कर दिया, हम तो सामान्य व्यक्ति हैं। इसलिए पहले राजा राम वनवासी राम बनते, फिर निषाद राज का सम्मान, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर बानर, रीछ, भालू समाज के सबसे कोने में पड़े हुए तबके जिनकी तरफ किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, सबको साथ में लेकर संगठित करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को पराजित किया, तब धर्म की स्थापना होती है। और आज संयोग देखिए, जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, और अब राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो अनुसूचित जनजाति से भारत की पहली बार प्रथम महिला बनी है। यानी जो राम के कालखंड में हुआ वही राम मंदिर के कालखंड में हो रहा है। इसे आपको एक सुखद दैवीय संयोग समझना चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि वीर सावरकर जी के विषय में एक दो चीजों की तरफ मैं ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज बहुत से लोगों को बड़ा तैश आने लगा है, वो स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में पता नहीं जाने क्या क्या अनाप शनाप टिप्पणी करने लगते हैं। वो पिछड़ी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने लगते हैं। उसके बाद भी और तो और भारत के लोकतंत्र, भारत के बारे में विदेश से जाके टिप्पणियां करने लगते हैं, और उसके बाद भी सहज रूप से माफी मांगने की बजाय
सत्याग्रह के नाम पर अपने अहंकार और दंभ का दुराग्रह दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपने देखा न्यायालय में भी जाते हैं तो सहज रूप में नहीं जाते, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जाइए, अपना विषय कह के चले आइए। मगर ऐसे कैसे चले जाएं, माफी कैसे मांग लें? माफी थोड़ी मांगेंगे। माफी की बात करते तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, साहब आप क्यों माफी मांगेंगे? आप साहब नहीं है, साहिब आलम है, फर्जंद अंजुमन है, वली हैद सल्तनत है, छोटे सरकार हैं, इसीलिए आगे पीछे लश्करे जर्रार लेकर न्यायालय के पास जाते हैं, न्यायालय को दबाव में लेने के लिए या एजेंसीज को धमकाने के लिए। मगर जो माफी की बात करना चाहते हैं, मैंने अभी देखा था कि देवेंद्र फडणवीस जी का ही वक्तव्य था, माफी के बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये चूंकि 2023 है, भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब किसी नेता को सजा हुई और बगैर माफी मांगे सजा माफ हो गई। वो 1923 था, ठीक 100 साल पहले। नेहरू जी नाभा के जेल में गिरफ्तार हो जाते हैं, उन्हें जेल हो जाती है और जेल में उनको बड़ा असहज लगता है और 2 दिन के अंदर उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी वाइसराय से बात करके जेल में उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। अब खाना पीना, कपड़े धुलने के लिए फल सब कुछ मिलने लगता है। और ये बात और किसी ने नहीं कही है, उनके साथ जेल में रहे कांग्रेस के नेताओं ने, जिनकी किताब है हैंडकफ्ड विद नेहरू, उन्होंने लिखा। 5-6 दिन जेल में रहने के बाद नेहरू जी को 2 साल की सजा होती है। और मजे की बात देखिए, दोपहर में 2 साल की सजा होती है और शाम होते होते वहां का ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सजा को माफ कर देता है। तो आप तो उस खानदान से, और यह फैक्ट मैं पहले भी बोल चुका हूं, वीर सावरकर को, जो भारत के एकमात्र क्रांतिकारी हैं जिनको 2 जन्मों का कारावास हुआ था, और किस वर्ष में हुआ था? 1910। और जाके चेक कर लीजिए 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का अध्यक्ष था एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी विलियम वैटनबर्ग। आप ब्रिटिश हुक्मरानों के कदमों के तले बैठे थे और आक्षेप उस पे लगाते हैं जिसको वो लोग 2-2 जन्मों के कारावास की सजा दे रहे थे। अब ये बताइए, जब सावरकर जी सजा की सुनवाई के बाद बाहर निकले तो उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो इसी बहाने अंग्रेजों ने हमारे पुनर्जन्म की धारणा को तो माना कि एक के बाद दूसरा जन्म भी होता है। जो लोग ये कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक नेता बताइए कांग्रेस का जो अंग्रेजों के जमाने में गोली से मारा गया हो। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता की बात कर रहा हूं, सामान्य कार्यकर्ता के नहीं। एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ाओ, एक नेता बताइए जो काला पानी हुआ हो जिसको, और लाला लाजपत राय जी को छोड़कर एक नेता बताइए जो पुलिस की लाठियों से भी घायल हुआ हो। मगर और खुद ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा स्थापित और ब्रिटिश हुक्मरानों के सदारत में बैठे रहते थे। एक बहुत बड़े मशहूर शायर हुए अकबर इलाहाबादी, उन्होंने एक शेर लिखा था जो ऐसी धारणा है कि इन्हीं लोगों के लिए लिखा गया था कि दिन में धरना प्रदर्शन करते थे और रात में ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ डिनर करते थे। तो उनका शेर था कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। जिनके लिए यह कहा गया, और जो लोग स्वतंत्रता का आंदोलन कभी लड़े नहीं, कभी फांसी चढ़े नहीं, कभी काला पानी गए नहीं, कभी गोली खाई नहीं, सारा का सारा क्रेडिट वही ले गए। और जिसने जीवन भर संघर्ष किया, लंदन से लेकर भारत तक संघर्ष किया, जो काला पानी तक की सजा भुगते, उन्हें श्रेय नहीं मिला। तो इस पर तो मुझे वो पंक्ति याद आती है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के साथ जो मजाक हुआ कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए, नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। जो सफर में ही नहीं थे, मंजिल वो पा गए, और जिन्होंने पूरा अपना प्राण लगाया उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। अब मैं यहां पर एक फैक्ट बता देना चाहता हूं जो बहुत दुष्प्रचारित करने का प्रयास किया जाता है। भारत को आजादी किस आधार पर मिली?
कहा जाता है कि वीर सावरकर जी ने यह कहा भारतीय युवकों से कि ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहिए। यह आरोप लगाया जाता है ना, बिल्कुल उन्होंने बहुत सोच विचार करके यह बात कही थी। मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसका जो हिंदी अनुवाद है उसमें 300 पृष्ठ के आसपास लिखा हुआ है कि भारत की सेना के अंदर बहुत विचित्र प्रकार का गैर बराबरी का संतुलन था। इसलिए यह बहुत आवश्यक था कि भारतीयता को मजबूत करने के लिए जाकर वहां पर उन्होंने कहा कि महार जाति के युवकों को जाकर सेना में सम्मिलित होना चाहिए। वीर सावरकर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद कानपुर में अपने भाषण में कहा कि ये अंग्रेज भारतीयों को लाइसेंस तक हथियार का नहीं देते, अगर आपके पास कोई हथियार बरामद हो जाएगा तो जेल कर देंगे। आज उन्होंने कहा कि आज उनकी मजबूरी है, वो आपको राइफल भी देंगे, मशीन गन भी देंगे, तोप भी देंगे, जंगी और लड़ाकू जहाज भी जाने देंगे। इस मौके का फायदा उठाइए और जाइए। अब आप कहेंगे उसके जाने से हुआ क्या? मैं इस बात को सिर्फ किसी सांप्रदायिक नजरिए से नहीं कहना चाहता, परंतु डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय जिन्ना ने यह कोट करके कहा था कि भारत की सेना में ज्यादातर, ब्रिटिश टाइम में ज्यादातर सैनिक पंजाब से आ रहे हैं और 50% से अधिक मुस्लिम थे। और उन्होंने कहा था यह देश विभाजित होगा या नहीं भी होगा, यह हमारी ताकत बनेंगे। मगर जो सावरकर जी की दूरदृष्टि थी, वही जो विचार डॉक्टर अंबेडकर का था। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि यदि भारत आजाद हो गया तो उसके बाद अगर हमारी सेना के अंदर एक समरसता नहीं रही तो पता नहीं क्या परिस्थिति बनेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है। दोनों का विचार एक था और वास्तविकता में क्या हुआ, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी के समय जब 25 जून 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो से अपने उद्बोधन में कहा, यह आज भी नेताजी की वॉइस में अवेलेबल है, कोई जाके उसको सुन सकता है। उन्होंने कहा जब आज, ये 44 में कह रहे हैं नेताजी, जब आज कांग्रेस के ज्यादातर नेता आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कह के उनका उपहास उड़ा रहे हैं और ताना मार रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर जैसे कुछ लोग दूरदर्शी हैं जो भारत की सेना में युवकों को शामिल करने के लिए कह रहे हैं और यह हमारी शक्ति बन रहे हैं। कौन लोग गए थे वहां? वो भारतीय सैनिक ही तो गए थे। और यह बात मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं कि जब भारत को आजादी मिलने की बात आई तो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसका संबंध महाराष्ट्र की धरती से है और जिसे छुपा दिया जाता है। ये बताइए, 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में क्रश कर दिया गया, फिर 43, 44, 45, 46, 47 कोई आंदोलन ही नहीं था, तो काहे छोड़ के चले गए अंग्रेज? मतलब ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि 5 साल कोई स्वतंत्रता आंदोलन नहीं था, फिर क्यों छोड़ के चले गए? और तो मैं बड़ा बात कहूं, इरविन के साथ पैक्ट हुआ मार्च 1931 से 1947 तक केवल भारत छोड़ो आंदोलन के 2-2.5 महीने छोड़ दें, कौन सा आंदोलन हुआ बताइए, रिसर्च करिए। 17 साल कोई आंदोलन ही नहीं और 5 साल तो बिल्कुल कोई आंदोलन नहीं, फिर क्यों छोड़ के चले गए? इसलिए छोड़ के चले गए कि मैं आपको यह फैक्ट बताता हूं कि जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर लाल किले में केस चल रहा था तो उस समय के जो ब्रिटिश आर्मी चीफ थे क्लॉड मैकॉनले, वो वाइसराय को लेटर लिखता है नवंबर 1945 में कि भारत के सैनिकों में बहुत असंतोष उबल रहा है, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा रुकवा दीजिए, अन्यथा ये भारत के सैनिकों की ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा समाप्त हो गई है। फिर वो 11 फरवरी 1946 को 4 महीने बाद लिखता है कि अब स्थिति खतरनाक लेवल तक पहुंच गई है और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और 16 फरवरी 1946 को बॉम्बे में इंडियन नेवी में अपराइजिंग होती है। भारत के 9 सैनिक उठ के खड़े हो जाते हैं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध और 2 दिन के अंदर उसका प्रभाव कराची से कलकत्ता तक पहुंचता है और 20,000 नौसैनिक उसमें शामिल हो जाते हैं। 100 से अधिक
जो नौसेना के जहाज थे वो भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ जाते हैं, अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। आखिर में वो कांग्रेस के नेताओं की मदद लेते हैं और तब सरदार पटेल और नेहरू जी के समझाने पे वो लोग वापस आते हैं और वो 28 फरवरी 10-11 दिन के बाद वो विषय समाप्त होता है। पर इस चीज से ब्रिटिश सरकार पूरी तरह हिल जाती है और उसे लगता है कि अब इस सेना पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। ये वही चीज थी जो दूरदर्शी सावरकर ने 7-8 साल पहले देख ली थी। और यह बात मैं प्रमाण के साथ कहता हूं ताकि हमारे विरोधी जो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं उनके संज्ञान में रहे कि मार्च 1946 में, यानी ठीक उसके 15 दिन बाद जो बॉम्बे में नेवल अपराइजिंग हुई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपना भाषण देते हुए कहते हैं 15 मार्च 1946, कोई भी जाके ब्रिटिश संसद से वो भाषण देख सकता है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर माहौल अब बहुत अलग है, ये 1920 जैसा नहीं है, ये 1930 जैसा नहीं है, आगे उनका शब्द है ये 1942 जैसा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अब भारत की सेना के जो भारतीय सैनिक हैं उनकी निष्ठा, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दिया, अब उनकी निष्ठा हमारे प्रति नहीं रह गई है, इसलिए अब हमें भारत से अलग हो जाना चाहिए। तो आप सोचिए कि वास्तविकता में आजादी का कारण क्या था, जो डॉक्यूमेंट, फैक्ट और जो वहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोल रहा है उन तीनों के साथ दिखाई पड़ता है। यदि वीर सावरकर की दूरदृष्टि नहीं होती तो भारत की स्वतंत्रता का वह स्वरूप उभर कर सामने नहीं आता। मगर अफसोस कि वो लोग, जो लोग हमारे विचारों के खिलाफ, वीर सावरकर जी के खिलाफ कितना भी बोलते रहते हैं, यात्रा भी निकालते रहते हैं, विदेश में भी जाते रहते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, मगर अभी मंजिल तो नहीं पा पाए, आदत भी नहीं बदली है। उनकी तो हालत यह है, सेकुलरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहो, फिर मनगढ़ंत इतिहास के द्वारा कुछ भी उल्टी सीधी बातें करते रहो, सावरकर जी जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करते रहो, मगर उसका निष्कर्ष क्या हुआ? इनका निष्कर्ष यह है कि इनके लिए वो हालत लागू होती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। और है शौक के सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो बगैर मंजिल के चलते रहे और फिर ये कहते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान सजाने आए नफरत के बाजार में। जनाब, आप केरल से शुरू करते हैं तो पहला आपका साथी वो होता है जिसने सड़क के ऊपर भी पार्टी की थी। आप तमिलनाडु में आते हैं तो आप उस पादरी को गले लगाते हैं, फादर पूनिया, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को पवित्र समझता हूं। आप कर्नाटक जाते हैं तो आपका कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष ये कहता है कि हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र में आते हैं तो वीर सावरकर के विरुद्ध जाने क्या क्या अनाप शनाप बोलने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने जहर बुझे सामानों के साथ कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे श्रीमान? वास्तविकता में इस नफरत के भरे सामानों के साथ जो आप चल रहे थे, वो स्थिति के कारण ही आज आपकी पार्टी उस गति या स्थिति में पहुंची। अब मैं एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो विरोधी बहुत बोलते हैं उनके लिए सोचने की बात है। अभी मैं एक टीवी डिबेट में था तो उसमें एक रैपिड फायर क्वेश्चन था। रैपिड फायर क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको एक चित्र दिखाएंगे और कहेंगे इस पर तत्काल टिप्पणी करिए कि आपकी क्या टिप्पणी है। तो मुझे जानते हैं क्या चित्र दिखाया गया? वीर सावरकर और महात्मा गांधी। और प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत की स्वतंत्रता में अधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका, वीर सावरकर या महात्मा गांधी? तो मैंने ये उत्तर दिया, मैंने कहा महोदय 26 मई 1920 को
महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, उस समय मैं हरिजन बोल गया था, 2 अखबार निकालते थे ना गांधी जी, यंग इंडिया और हरिजन। मैंने कहा यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने लिखा कि मेरी नजर में सावरकर बंधु चतुर, साहसी और देशभक्त हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर के साथ लंदन में मेरी भेंट हुई थी। और आगे उन्होंने लिखा ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले, कहीं अधिक पहले पहचान लिया था। तो उसने कहा जी आपने आगे बोला नहीं। मैंने कहा मैंने तो गांधी जी को कोट किया। गांधी जी कह रहे हैं कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। तो अब तो गांधी जी का ही स्टेटमेंट ऊपर है ना, और वो कह रहे हैं कि सावरकर उनसे आगे थे इस मामले में। तो आप किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रखती। और आगे गांधी जी क्या कहते हैं, वो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि वो किसी न्यायपूर्ण व्यवस्था में होते तो वो किसी उच्च पद पर आसीन होते। अब बताइए, महात्मा गांधी को तो समझ में आ गया था, मगर आज के गांधी को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। एक वो थे, एक ये हैं। उनका पता है, उनको कितना पता था और इनको कितना पता है, बताइए। और इतना ही नहीं, आगे उन्होंने ये भी लिखा वो देश को बहुत प्यार करते हैं। अब बताइए वो सही कि ये सही। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी जो आज के हमारे गांधी हैं, जो चिर युवा है 50 साल के बाद भी, पर खाली चिर युवा नहीं है, चिर व्याकुल भी है। आप देखते हैं ना, हमेशा एकदम हड़बड़ी में रहते हैं, और चिर व्यथित भी है, दुखी भी रहते हैं हमेशा, और चिर कुपित भी है, गुस्से में भी रहते हैं। परपीचुअली एजिटेटेड एंड परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड, अ परपीचुअल यूथ, जिनको कि भाई देश का इतिहास नहीं पता, अपना इतिहास तो ध्यान रखिए। गांधी को तो पढ़ लीजिए, उसके बाद उनके बारे में कुछ बोलिए। अब इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि जब महात्मा गांधी ने इतना कहा तो उसके बाद तो उन्हें समझ में आना चाहिए। परंतु वीर सावरकर की मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अंग्रेजों ने जब उनको छोड़ा तो वो एकमात्र व्यक्ति थे जिनकी डिग्री जब्त कर ली। कहा आप कोई नौकरी नहीं कर सकते, कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, आप कोई किताब नहीं लिख सकते, आप किसी अखबार में कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। वो तो स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, और जो जेल में रहते थे और जलवे में जलवाए जलाल से रहते थे, जेल में रह के जिनको किताब लिखने का अधिकार प्राप्त था, नेहरू जी को, और किताब लिखने का अधिकार ही नहीं प्राप्त था, किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी अवेलेबल था, मतलब खानसामा भी था, सहयोगी भी था, और किताब लिखने के लिए सेक्रेटरी भी अवेलेबल था। वो लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसके ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया था कि डिग्री भी जब्त कर ली थी कि किसी अखबार में किताब तो क्या, अखबार में भी आर्टिकल नहीं लिखेंगे, वह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। मुझे लगता है आज भारत का इतिहास जो अब करवट ले रहा है, वो असलियत धीरे धीरे सामने आती जा रही है, वो सारी सच्चाइयां सामने आती जा रही हैं, और ये सिर्फ इतिहासिक करवट नहीं ले रहा है, आज भारत एक नया स्वरूप धारण कर रहा है। आप सभी ने देखा कि स्वतंत्रता का यह अमृत महोत्सव वर्ष है, जिसमें हम ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। कितना सुखद संयोग है कि जिसने हम पे हुकूमत की थी, हम उसको पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में हम तीसरे नंबर के देश बने हैं, जापान को छोड़कर। अब अमेरिका और चीन के बाद हम तीसरे नंबर के देश। मोबाइल हैंडसेट जो बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर के देश बन गए हैं, यानी चीन के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल हैंडसेट बनाने वाले हम देश बन गए। और आप देख रहे हैं भारत में सुदीर्घ राजपथ का निर्माण होता चला जा रहा है, जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। हमारे नितिन गडकरी जी
यहीं से सांसद हैं, इतना बड़ा निर्माण होता दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में हम दुनिया के नंबर 1 के देश बन गए। अमेरिका से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस समय हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा ग्रेजुअल परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। और अब परिवर्तन एक और चीज में भी दिख रहा है। अभी आपने देखा कि पीओके में देवी मां के एक मंदिर के जीर्णोद्धार की परमिशन दे दी गई। कितना अद्भुत है। जबकि ये 9 साल पहले 9 साल है जब हमने पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और कोई कहेगा नहीं किया तो आपने क्या हासिल कर लिया? ये तो मैंने उदाहरण दिया पीओके में क्या हो रहा है। जानते क्या हासिल किया? याद करिए, पिछली सरकार के समय में कांग्रेस के वो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के एक सांसद बोले थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो उस समय के विदेश मंत्री थे, वो आए, आर्मी चीफ भी खड़े थे, उनके पांव कांप रहे थे। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। आप सोचिए, ऐसी बात सुनने को तो 1971 में भी नहीं मिली थी। ये हमने हासिल किया। और इतना ही नहीं, ये बताइए, जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर अगर बन जाएगा तो मिडिल ईस्ट से हम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, यही कहते थे ना आज से 25-30 साल पहले। और हकीकत क्या है कि राम मंदिर तो बन ही रहा है, भव्य राम मंदिर। अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। और इतना ही नहीं, आप सोचिए, 4 मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और इतना ही नहीं, जो हमारे पड़ोसी का पाकिस्तान का सबसे खास हम सफर, हम पियाला, हम निवाला, हमराज यूनाइटेड अरब अमीरात, उसने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द जायद दिया है। आप सोचिए, यदि नेतृत्व सक्षम हो तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। आप सोचिए कि राष्ट्र के इस पूरे कालखंड में यह परिवर्तन आ रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि यदि सावरकर जी ने जो दृष्टि देखी थी स्वतंत्रता के बाद, पहले उन्हीं के चित्र पर माल्यार्पण हुआ था, तो मान लीजिए यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत था। और अब हम जिस मुकाम के ऊपर बैठे हुए हैं, विश्व में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है और भारत उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। आज हमारी विदेश में स्थिति ये बनी है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो केवल एक ही नेता विश्व में ऐसे हैं जो दोनों देशों के प्रमुखों से बात कर सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगर बात करेंगे तो पुतिन उनसे बात करेंगे, जेलेंस्की उनकी बात नहीं मानेंगे। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब बात करेंगे तो जेलेंस्की उनकी बात मानेंगे, पुतिन नहीं मानेंगे। मगर हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी जब बात करेंगे तो पुतिन भी सुनते हैं, जेलेंस्की भी सुनते हैं। और आपने देखा कि पुतिन जी के सामने मोदी जी ने, उनके सामने रूस और यूक्रेन दोनों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने भारत के छात्रों को आने दिया। और आप देखिए, पुतिन जी ने उनकी तारीफ भी की। अब हम क्या कहें, हमारे रशिया के जो पुतिन जी हैं उनको तो समझ में आ गया, अपने घर के भैया पुतिन को समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? विश्व में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है। परंतु हम यह भी कहना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा बदलाव आ रहा है और इस सब का सूत्रपात सैद्धांतिक रूप में 350 साल पहले से लेके 100 साल पहले से लेके इसी महाराष्ट्र की धरती पे हुआ, तो महाराष्ट्र को उसमें अग्रणी भूमिका में क्यों नहीं होना चाहिए? जब जब इस देश में बड़ा परिवर्तन का दौर आया है तो महाराष्ट्र ने उसमें एक विशेष अग्रणी भूमिका निभाई है। तो मैं मानता हूं कि जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक नए स्वरूप की तरफ अंगड़ाई लेता हुआ एक नए विहान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो महाराष्ट्र को उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना नहीं है, अग्रणी भूमिका निभाना है। जो स्वतंत्रता संग्राम से लेके, स्वतंत्रता के समय से लेके और एक नए वैचारिक विचार को स्थापित करने से लेकर, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने जब 15 अगस्त 2022 को लाल किले से अपना उद्बोधन दिया तो उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, यह अमृत काल प्रारंभ हुआ है।
यानी 75 वर्ष से लेके जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे तब भारत को उस अवस्था में पहुंचना होगा जो हमारा भवितव्य है। और इसके लिए उन्होंने 5 प्रण दिए। वो क्या थे? नंबर 1, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। नंबर 2, इसके लिए गुलामी की मानसिकता से अपने को, गुलामी के किसी भी प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। और नंबर 2, इसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना है। नंबर 3, इसके लिए हमें अपने, नंबर 4, इसके लिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और 5वां, कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से करना है। तो आप देखिए कि ये सारे लक्ष्य हम सामने रखेंगे तब वह स्वप्न साकार होगा जो हमारे इन महापुरुषों ने देखा था। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वराज्य का उद्घोष भी तो यहीं से हुआ था। लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य कहा था। और मैं आपसे कहता हूं, पिछले, देखिए राजनीति में जब परिवर्तन की बात आती है तो बहुत से लोग 5 साल 10 साल का परिवर्तन देखते हैं। 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, अगले चुनाव में क्या होगा, इसके अगले चुनाव में क्या होगा, बस इसके आगे किसी की दृष्टि नहीं होती है। पर हम वो पार्टी हैं जो ये भी देखते हैं कि 50 साल बाद क्या होगा और 500 साल बाद इस देश का क्या होगा और 5000 साल पहले क्या। अब उसका आप उदाहरण देखिए। जब लोकमान्य तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज्य की बात कही तो उनको क्या कहा गया था कि एक राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। कांग्रेस के लोगों ने कहा पूर्ण स्वराज्य की बात कहां थी, बात तो यह थी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त कर रहे हैं। अरे पूर्ण स्वराज्य मिल ही नहीं सकता, यह विचार अतिवादी है। अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ है। उस जमाने में यही कहा जाता था। पर देखिए 20 साल गुजरे, 1925 आया, तिलक जी के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, पूर्ण स्वराज्य का आंदोलन एक रियलिटी हो गया। अब देखिए परिभाषा बदल गई। जिसको राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था अब वो स्वीकार्य हो गया। अब एक्सट्रीमिस्ट कौन बोला जाने लगा? जो हमारे कांग्रेस के अंदर जिनको हिंदूवादी नेता कहते थे, जिसमें सरदार पटेल थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, मदन मोहन मालवीय थे, राजेंद्र बाबू थे, केएम मुंशी थे। और 20 साल हुए, 47, ये सब सत्ता में आ गए। अब ये स्वीकार्य हो गए। अब राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। देखिए परिभाषाएं 20-20 साल में कैसे बदल रही है और देश की राजनीति किधर जा रही है। अगले 20 साल गुजरे, 1970 का दशक आया। अब हमने 1969 में संयुक्त विधायक दल की सरकारें जनसंघ के साथ बना ली, दीनदयाल जी स्वीकार्य हो गए। अब दक्षिण पंथ जिसको कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं, उसके प्रतीक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। जो वह कविता जिन्होंने रची थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अब और 20 साल गुजरे, 1990 का दशक आ गया। अब अटल जी स्वीकार्य थे। अब राइट विंग के प्रतीक कौन थे? अडवाणी जी, जो कहते थे जहां राम का जन्म हुआ हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया। अब उन लोगों को अडवाणी जी अच्छे लगने लगे। अब वो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट मोदी जी। तो मेरे भाई 120 साल का इतिहास समझ लीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब आप इस काल चक्र की गति को न समझ पाए, और इसको सबसे पहले अगर देखा था तो उसी कालखंड में हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने देखा था। उन्होंने जो दूरदृष्टि दी थी, आज देश उत्तरोत्तर उसी दिशा में आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो कुछ स्वप्न हमारे युग दृष्टा महापुरुषों ने देखा है, वो स्वप्न अब साकार होने का समय आ गया है और इसके संकेत अब दिखाई भी पड़ रहे हैं। आप सबको यदि ध्यान हो तो श्री अरविंदो, जिन्हें महर्षि अरविंद कहते हैं, उन्होंने कहा था कि भारत एक महान संक्रमण काल से गुजर रहा है। 175 वर्ष का यह संक्रमण काल है और इस 175 वर्ष पूर्ण होने के बाद भारत अपने शिखर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। उन्होंने उस 175 वर्ष के कालखंड की शुरुआत मानी थी रामकृष्ण परमहंस जी के जन्म से, जिनका जन्म हुआ था 1836 में। तो 175 कब पूरे हुए?
2011 में, 2012 से परिवर्तन दिखा कि नहीं देश में? 2012 के बाद भारत जिस दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुआ उसे आप ऐसे कह सकते हैं कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा। और 12 से 22 आते आते वो हिंदुस्तान और प्रखरता की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि सब कुछ तय है, बस आपको वर्तमान में उसे सही दिशा में, सही दृष्टि में जाना है और हमारे विचारों के बारे में जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है उस विचार को भी हमें स्थापित करके दिखाना है। यह कहा जाता है हिंदुत्व के शब्द को लांछित करने का प्रयास किया जाता है, यह भी गुलामी की मानसिकता का एक प्रभाव है, इससे बाहर निकलना है। ये एक मानसिकता, एक षड्यंत्र है जो ये कहती है कि सर तन से जुदा तो वॉर क्राई नहीं है मगर जय श्री राम वॉर क्राई है। आप सोचिए, इस मानसिकता से हमें लड़ना है, इसलिए हमें हिंदुत्व के उस स्वरूप को स्थापित करना है जिसका कि प्रथम उद्घोष आधुनिक काल में वीर सावरकर जी ने किया। और आपको याद हो अटल जी ने वो प्रसिद्ध वाक्य बोला था, सावरकर माने तप, सावरकर माने तेज। तो मैं अटल जी की वह प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय का जो अंतिम छंद है वह मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें कि हिंदू और हिंदुत्व क्या है इसका पूरी व्याख्या आ जाती है। उन्होंने कहा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। हमने तो कहा अपने को जीतो, दुनिया को जीतने की हमने कोशिश नहीं की। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा मन। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, ये षड्यंत्र में हमारे दिमाग में क्या क्या फैक्ट बिठाए जाते हैं वो भी याद रखने की जरूरत है। जो आज कहा जाता है ना कि भाई आज यह विचार क्यों रख रहे हैं, ये विचारधारा आज भी पनप रही है इस देश में। मैं एक फैक्ट और याद दिला देना चाहता हूं, 1946 की, आदरणीय नितिन जी आ गए हैं, हम सब लोग उनका स्वागत करें। भाई आज के युग की बात, भारत की बात करिए, बाहर की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोहम्मद अली जिन्ना कहां से चुन के गया था संविधान सभा में? लाहौर से, कराची से, पेशावर से, ढाका से, चिटगांव से नहीं, मुंबई से चुन के गए थे। कितने लोगों ने वोट किया था? 95% मुस्लिमों ने वोट किया था, 95%। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, हमें दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ सबको राष्ट्र की मुख्य धारा में लेकर आना है और जो इस तरह की शक्तियां हैं उनको पूरी तरीके से नियंत्रित भी करना है। तो मैं सिर्फ ये कहकर विषय को समाप्त करता हूं कि वीर सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन जिया, वो जिस भाव से जिया उस भाव को परिलक्षित ये करता है कि है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की कामना मैं क्यों करूंगा। अरे हम तो वो हैं जो इतने उदार हैं कि जीतने के बाद भी छोड़ देते हैं। हम इतने उदार हैं कि सांपों को भी दूध पिला देते हैं। तो देश में क्या देश फैला सकते हैं? मगर यह भी याद रखना चाहिए कि अगर हम दूध पिलाने की उदारता दिखाते हैं
तो हम यह भी दिखाते हैं कि राजा जन्मेजय की तरह नागों का नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर भस्म हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं, परंपरा हमारी, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं। और अंत में एक और बात कहूं कि शौर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ, क्योंकि सावरकर गौरव यात्रा है ना, देश का गौरव कब उठा? 2014 से पहले एक 5-6 साल अटल जी का दौर छोड़ दें तो हम ऐसे देश थे, दुनिया के इकलौते और विचित्र देश थे, मोहल्ले में लड़ाई हो या दुनिया में लड़ाई हो, हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है बड़ा और ताकतवर मुझे सता रहा है। परंतु यहाँ हम बड़े ताकतवर मुल्क थे, हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। परंतु अब वही स्थिति बदली है और अब एक नई सोच आई है। अब पड़ोस वाला कहता है कि भारत आंख दिखा रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने बालाकोट भी करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई। वो शायद प्रेरणा इस पंथ से मिलती है कि कहने को तो राणा कहे वंशज कहाते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारी। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं एकदम शांति है, अब नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, सबसे युवा देश है। यह सत्य है क्या? यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। सबसे युवा देश है और सबसे प्राचीन सभ्यता है। एक गौरवशाली अतीत है और स्वर्णिम भविष्य है। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, सिर्फ वर्तमान का हमें सही प्रयोग करना है। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का पूरा उपदेश अर्जुन को दे दिया, फिर भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस आ गया था क्या? उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े लोगों से कैसे जीतेंगे? तो भगवान ने विराट रूप दिखाया और कहा देखो ये तय है, इन्हें भूमि पर गिर पड़े होना है और तुम्हें सिंहासन पर बैठे होना है। तो अर्जुन कहते हैं महाराज जब ये तय ही है तो फिर काहे बात करना, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन पे बैठा होऊंगा और ये लोग जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कहते हैं तय तो है, मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। उसी प्रकार हमारा भविष्य तय तो है। मोबाइल में आप कोई गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, बजेगा तो वो गाना भी, पर उंगली तो दबानी पड़ेगी ना। उंगली सही दिशा में दबाइएगा, वही नियति सामने दिख जाएगी। और अंत में ये समझिए, अभी हमने देवी का पर्व मनाया है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में समृद्धि भी आए और बुद्धि भी आए। समृद्धि की देवी कौन है? लक्ष्मी। और बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। दोनों किस पे विराजती है? कमल पे। तो बस कमल जितना खिला रहेगा, हमारे देश में समृद्धि और बुद्धि दोनों आती रहेगी। तो बस ये याद रखिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद।